स्प्रिंग वाला असाइनमेंट किया आप लोगों ने या नहीं? संजय भाई बोल क्यों नहीं रहे हो? सर आपने तो नोट्स भेजे थे। क्या बेटा? सर आपने तो नोट्स भेजे थे। यस सर। Yes, sir. So there was no assignment. कल भेजे थे ना? सर आपने पीडीएफ भेजी थी कल से नोट्स की। ठीक है, और वो भी तो भेजा था आपको असाइनमेंट। सर असाइनमेंट नहीं भेजा था। नहीं भेजा नहीं था भेजा था असाइनमेंट। अच्छा ठीक है, ठीक है, तो मैं आज दे दूंगा बेटा। एक मिनट आप। जैसे कोई स्प्रिंग है और इसमें जो एक्सटेंशन है वो एक्स है, तो फोर्स का एक्सप्रेशन बताइए क्या होगा? वर्क डन बाय स्प्रिंग का एक्सप्रेशन बताइए। वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग। इन सब के फॉर्मूले बताइए बेटा। एफ का फॉर्मूला क्या होगा? माइनस के एक्स। ठीक है, और अगर इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करें तो ये के एक्स हो जाएगा। माइनस इसके डायरेक्शन को बताता है। वर्क डन बाय स्प्रिंग क्या होगा? माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर। माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स हो जाएगा हाफ के एक्स स्क्वायर। और ये जो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स है ये पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग होगा, यानी कि हाफ के एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसी के ऊपर ये क्वेश्चन है और बाकी आपकी प्रीवियस नॉलेज है उसके ऊपर ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 चेक करिए। क्वेश्चन नंबर 1 है टू स्प्रिंग हैव फोर्स कांस्टेंट K1 एंड K2। दो स्प्रिंग है उनके फोर्स कांस्टेंट K1 और K2 दिए हुए और ये बताया हुआ है कि K1 K2 से ज्यादा है। ऑन विच स्प्रिंग इज मोर वर्क डन, किसमें वर्क डन ज्यादा होगा, यानी कि विच इज मोर, W1 और W2। दे आर स्ट्रेच्ड बाय द सेम फोर्स, अगर उन दोनों का फोर्स सेम है। दे आर स्ट्रेच्ड बाय द सेम अमाउंट, और दूसरे केस में अगर वो दोनों सेम अमाउंट से स्ट्रेच किए जाते हैं। तो पहले केस में आपको दिया हुआ है F1 F2 के इक्वल है और दूसरे केस में दिया हुआ है X1 X2 के इक्वल है। K से W को कंपेयर करना है, K और W का कंपैरिजन करना है। मुस्कान बेटा अभी जो स्प्रिंग का असाइनमेंट भेजा है हम उसको डिस्कस कर रहे हैं,
तो पहले केस में ये कह रहा है कि भाई दोनों का फोर्स इक्वल है, तो किसमें वर्क डन ज्यादा होगा। ठीक है, तो फोर्स इक्वल होने का क्या मतलब हुआ, माइनस के एक्स वन इज इक्वल टू माइनस के एक्स टू। ठीक है, तो ये के वन एक्स वन हो गया, ये के टू एक्स टू। के वन एक्स वन इज इक्वल टू के टू एक्स टू, ये गिवन है। तो डब्ल्यू वन अपॉन डब्ल्यू टू किसके इक्वल हो जाएगा, डब्ल्यू वन अपॉन डब्ल्यू टू इज इक्वल टू हाफ के वन एक्स वन स्क्वायर, और ये हो जाएगा हाफ के टू एक्स टू स्क्वायर। ये हाफ से हाफ कट जाएगा, के वन एक्स वन इंटू एक्स वन, और ये हो जाएगा के टू एक्स टू इंटू एक्स टू। ये के वन एक्स वन के टू एक्स टू के इक्वल है, तो ये वाला टर्म इसको कैंसिल कर देगा, तो ये आ जाएगा एक्स वन अपॉन एक्स टू। अब देखिए इस वाले एक्सप्रेशन से ये जो के वन एक्स वन के टू एक्स टू है, तो एक्स वन अपॉन एक्स टू किसके इक्वल हो जाएगा, एक्स वन अपॉन एक्स टू इज इक्वल टू के टू अपॉन के वन, के टू अपॉन के वन। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि जो W है वर्क डन वो K के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, W K के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। K1 K2 से ज्यादा है, K1 K2 से ज्यादा है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब हो गया कि अगर W के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो जो ज्यादा है वो कम वर्क करेगा, यानी कि W1 विल बी लेस देन W2। तो इसमें पूछा है विच इज मोर, W1 और W2, तो आंसर हो जाएगा W2। दूसरे केस में x1 x2 के इक्वल दिया हुआ है, तो W1 अपॉन W2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, हाफ K1 x1 स्क्वायर, और ये हो जाएगा हाफ K2 x2 स्क्वायर। हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा, और K1 upon K2। K1 अपॉन K2, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हो गया कि W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू K, तो W K के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, because K1 is greater than K2, so therefore W1 is greater than W2। तो दूसरे पार्ट का आंसर हो गया W1 is more। क्वेश्चन नंबर 2 को चेक करिए। The length of a steel wire increases by 0.5 centimeter when it is loaded with a weight of 5 किलोग्राम। जैसे एक स्टील का वायर है और इस पे एक लोड डाल दिया जाता है, ये लोड है 5 kg का। इंक्रीजेस बाय 5 सेंटीमीटर, इसकी जो लेंथ है वो 5 सेंटीमीटर इंक्रीज हो जाती है। फोर्स कांस्टेंट ऑफ वायर पूछा है, वायर का फोर्स कांस्टेंट कितना होगा, और दूसरे पार्ट में पूछा है वर्क डन इन स्ट्रेचिंग द वायर। वर्क डन बताइए क्या होगा, सर वो 0.5 नहीं होगा x की वैल्यू, एक्स की वैल्यू कितनी होगी, 0.5 सर गिवन। 0.5 तो हो जाएगा 0.5 इंटू 10⁻²। K को कैलकुलेट करने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे बेटा, फॉर्मूला बताइए, K को कैसे कैलकुलेट करेंगे, F इज इक्वल टू माइनस के एक्स। अगर मैग्नीट्यूड वाइज देखो तो ये F इज इक्वल टू KX हो जाएगा। ठीक है, तो जो फोर्स है अप्लाइड फोर्स वो कितना है, ये जो 5 kg है ये कितना फोर्स अप्लाई करेगा इस स्टील वायर के ऊपर, 5G है ना, तो 5G का मतलब हो गया 5 इंटू 10 50 न्यूटन।
तो अप्लाइड फोर्स हो गया 50 न्यूटन के, और x की वैल्यू हो जाएगी 5 इंटू 10⁻³ तो इससे k की वैल्यू आ जाएगी। तो k इज इक्वल टू ये 10 हो जाएगा, 10⁻³ 10⁻⁴ हो जाएगा न्यूटन पर मीटर। तो ये k की वैल्यू आ गई 10⁻⁴ न्यूटन पर मीटर। वर्क डन इन स्ट्रेचिंग द वायर, उसने पूछा है वर्क डन इन स्ट्रेचिंग द वायर, तो किसका वर्क डन पूछा है? वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल पुल। ये जो 5 kg इसको खींचेगा वो कितना वर्क करेगा? तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। ये जो वेट है ये एक्सटर्नल एजेंट है, इसको स्टील की लेंथ को बढ़ाएगा। तो वर्क डन का फॉर्मूला बताइए क्या होगा? हाफ के एक्स स्क्वायर। हाफ के एक्स स्क्वायर। तो वर्क डन हो जाएगा 1/2 के एक्स स्क्वायर। तो 1/2 के हो गया 10⁻⁴ और x हो जाएगा 5 इंटू 10⁻³ इसका स्क्वायर। तो 25/2 12.5 और 10⁻⁶ इंटू 10⁻⁴ 10⁻² जूल। ठीक है, तो ये आ जाएगा 0.125 जूल। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 में दो इक्वेशंस बनेगी। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्प्रिंग व्हेन स्ट्रेच्ड थ्रू अ डिस्टेंस x इज 10 जूल। तो वर्क डन दिया हुआ है 10 जूल। अगर आप उसमें x एक्सटेंशन लाते हो, ये फर्स्ट इक्वेशन होगी। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन w डैश to stretch it through an additional distance x। तो जाएगा k तो सेम ही रहेगा और जो डिस्टेंस है वो x एडिशनल हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू हाफ k इंटू 2x स्क्वायर, हाफ k इंटू 4x स्क्वायर। 4 को बाहर निकालो तो ये हाफ के एक्स स्क्वायर, और हाफ के एक्स स्क्वायर किसके इक्वल दिया हुआ है? 10 जूल के इक्वल। तो ये 40 जूल आ जाए। तो अगर x डिस्टेंस पुल करते हैं तो इतना वर्क करना पड़ेगा, अगर x और करेंगे तो 40 जूल 40 जूल वर्क। तो उसने पूछा व्हाट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन ऑन द सेम स्प्रिंग टू स्ट्रेच इट थ्रू एन एडिशनल डिस्टेंस x, है ना? तो 40 जूल वर्क करना पड़ेगा। तो एक्स्ट्रा वर्क कितना हो जाएगा? 10 जूल तो पहले ही कर रखा था x में, अगर x और एडिशनल करना है तो 40 जूल माइनस 10 जूल। तो अगर 30 जूल का और फोर्स लगाया जाएगा तो x डिस्टेंस हम एडिशनली उसको स्ट्रेच कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। To simulate car accidents, two auto manufacturers study the collisions of moving cars with mounted springs of different spring constants. Consider a typical simulation with a car of mass 1000 kg. कार का मास दिया हुआ है 1000 kg। Moving with a speed of 18 किलोमीटर पर आवर। 18 किलोमीटर पर आवर से मूव करता है, तो 18 इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड। तो ये 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से कार चल रही है।
on a smooth road and colliding with a horizontally mounted spring. ये एक स्प्रिंग है, वो horizontally mounted है ना। अभी जो कार है, ये कार इससे टकराती है इस स्पीड से 5 मीटर पर सेकेंड, तो ये इसको प्रेस करेगा और उससे हम कार की पावर को कैलकुलेट कर पाएंगे। तो पूछा है कि व्हाट इज द स्प्रिंग कांस्टेंट दिया हुआ है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट दे रखा है k इज इक्वल टू 6.25 into 10 raised power 3 Newton per meter. What is the maximum compression of the spring? तो maximum compression of the spring पूछा है कि ये अगर कंप्रेस होगी तो उसका maximum compression कितना होगा। तो एक कंप्रेशन निकालने के लिए इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करेंगे मैक्सिमम कंप्रेशन के लिए, वो कॉन्सेप्ट बताइए। इसमें हम b की x की वैल्यू कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? सर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब ये मैक्सिमम कंप्रेशन कब होगा? जब ये कार इसको प्रेस करेगी और खुद रुक जाएगी, तो कार की काइनेटिक एनर्जी खत्म हो जाएगी और वो इसको कंप्रेस करेगी तो वो इसकी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्या इक्वेशन बनेगी? लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। देखो कार जब इससे टकराएगी तो उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ mv², और जब वो पूरा कंप्रेशन हो जाएगा तो कार रुक जाएगी, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी 0। तो दिस इज लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। और ये जो सारी काइनेटिक एनर्जी है वो स्प्रिंग की क्या बन जाएगी? पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगी। तो स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी हाफ के एक्स मैक्स स्क्वायर। ठीक है, तो जब इसकी काइनेटिक एनर्जी खत्म हो जाएगी उसके बाद तो ये इसको कंप्रेस कर नहीं पाएगा, तो ये जो टोटल काइनेटिक एनर्जी का कन्वर्जन है ये मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। तो ये आ जाएगा एक्स मैक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा, mv स्क्वायर बाई k। तो एक्स मैक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? v अंडर रूट करेंगे तो v तो बाहर आ जाएगा, v अंडर रूट m बाई k के इक्वल हो जाएगा। अब इसमें क्या नहीं दिया हुआ है बेटा? v की वैल्यू दे रखी है, v इज 5, मास दिया हुआ है, मास कितना हो गया 1000 kg, और k की वैल्यू हो गई 6.25 इंटू 10 रेज़ पावर 3। ये 10 रेज़ पावर 3 से 10 रेज़ पावर 3 कट जाएगा, तो 5 1/6.25, इसका अंडर रूट आ जाएगा 2.5। टू मीटर। इसमें जो मैक्सिमम कंप्रेशन होगा वो 2 मीटर के इक्वल हो जाएगा। अब ये इसमें थोड़ा सा चेंज करा गया, क्वेश्चन नंबर 4 में थोड़ा चेंज कर दिया गया है। कंसीडर क्वेश्चन नंबर 16 लिखा हुआ है, उसको 4 कर लीजिएगा। कंसीडर क्वेश्चन नंबर 4 टेकिंग द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन टू बी 0.5। अब इसमें फ्रिक्शन को इन्वॉल्व करना है और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.5 दिया हुआ है। कैलकुलेट द मैक्सिमम कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग। तो ये सिचुएशन है, जैसे ये सपोज करिए कि ये स्प्रिंग है और ये कार है ना, ये कार इस तरफ चल रही है 5 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे रखा है 0.5। तो अब बताइए क्या इक्वेशन होगी? सेम क्वेश्चन करना है फ्रिक्शन के साथ। सर वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी।
वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज इक्वल टू, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही बेटा, जरा माइक के पास आके बोलो। सबसे पहले तो फ्रिक्शन की वो बताओ इधर। हाँ बोलो। Sir, work done by friction is equal to change in kinetic energy plus potential energy. Change in potential energy. Work done by friction is equal to change in kinetic energy plus change in potential energy. फ्रिक्शन की डायरेक्शन किस तरफ होगी? Sir, opposite direction to the motion. राइट साइड में, ऑपोजिट डायरेक्शन टू द मोशन, राइट साइड में होगा, इस तरफ। ठीक है, तो ये जो फ्रिक्शन है ये इसकी वेलोसिटी को कम करेगा और ये इसको इस तरह कंप्रेशन करेगा। तो क्या इक्वेशन बनेगी? वर्क डन बाय फ्रिक्शन कितना होगा? फ्रिक्शन की वैल्यू बताइए क्या होगी? इक्वेशन फॉर्म करिए, क्या बनेगी? इसको जो इसकी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है, ये कौन कौन कर रहा है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी? इसमें जो एक्सटेंशन आएगा, इसमें जो कंप्रेशन आएगा एक्स, ये किसकी वजह से आएगा? इसमें वैल्यू बताओ बेटा, फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होगी? भाई बोलते क्यों नहीं हो? फ्रिक्शन की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे? फॉर्मूला बताओ फ्रिक्शन का क्या होता है? सर, अब मेरी आवाज आ रही है? कम आ रही है बेटा। बहुत बहुत धीमे धीमे आवाज आ रही है। फ्रिक्शन की वैल्यू बताओ कैसे कैलकुलेट करेंगे? सर, क्या फॉर्मूला होता है फ्रिक्शन का? सर, म्यू mg into x. म्यू mg, तो म्यू की वैल्यू होगी 0.5, m कितना हो गया? 1000 kg, और g की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10 ले लीजिए जी, ये फ्रिक्शन हो गया। अभी बताओ कि कंप्रेशन को कौन कौन अपोज कर रहा है? इसका जो स्प्रिंग का फोर्स है वो इस डायरेक्शन में होगा, ये भी कंप्रेशन को अपोज करेगा और ये भी कंप्रेशन को अपोज करेगा। तो स्प्रिंग का फोर्स कितना हो जाएगा? ये स्प्रिंग का फोर्स हो गया kx, ये कंप्रेशन को अपोज कर रहा है। ठीक है, तो ये जो दोनों फोर्स हैं kx और ये कंप्रेशन को अपोज कर रहे हैं। ठीक है, तो इन दोनों का वर्क डन, ये और ये जो वर्क डन है,
ये दो अपोजिंग फोर्स है और दोनों सेम डायरेक्शन में कर रहे हैं, तो वर्क डन बाय बोथ द फोर्सेस, वर्क डन बाय ऑपोजिंग फोर्सेस। इन दोनों फोर्सेस की नेचर कैसे होगी, इनमें से काइनेटिक एनर्जी को कौन इंक्रीज करेगा? जब कार इस तरफ आएगी तो उसकी काइनेटिक एनर्जी को कौन कौन चेंज करेगा बेटा? सर दोनों डिक्रीज करेंगे फिर। तो जो स्प्रिंग है, स्प्रिंग इसके ऊपर फोर्स लगाएगी, वो डिक्रीज करेगी इसकी काइनेटिक एनर्जी को, और ये फ्रिक्शन भी डिक्रीज करेगा। तो ये वर्क डन बाय सिर्फ फ्रिक्शन नहीं होगा, ये दोनों होंगे, है ना। ये स्प्रिंग फोर्स और ये दोनों के दोनों इसको काइनेटिक एनर्जी को अपोज करेंगे, तो वर्क डन बाय ऑपोजिंग फोर्सेस कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा हाफ kx स्क्वायर, स्प्रिंग फोर्स हाफ kx स्क्वायर हो गया। और अगर डायरेक्शन भी कंसीडर करोगे, अगर x को इधर लेते हो, मान लो कंप्रेशन को हमने इधर ले लिया, तो ये वाला वर्क डन उसका ऑपोजिट होगा, तो माइनस हाफ kx स्क्वायर हो जाएगा। और अगर मैक्सिमम लेते हैं तो ये हाफ kxm स्क्वायर, और ये वाला कितना करेगा? ये भी ऑपोजिट डायरेक्शन में वर्क कर रहा है, माइनस हाफ mg, ये फोर्स हो गया इनटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट हो गया xm, और ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0, और ये हाफ mv स्क्वायर। इस पे हमने कौन सी थ्योरम लगाई है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन। तो जितने भी फोर्सेस इसके ऊपर लगे हुए हैं, जितने भी फोर्सेस इसके ऊपर लगे हुए हैं, अभी जैसे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है, तो ये जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है, ये तो ये हो गया। अगर हम इसको इस तरफ लाते हैं तो ये प्लस हो जाएगा, तो हाफ kx स्क्वायर माइनस हाफ mv स्क्वायर, ये दोनों ऐड नहीं होंगे, ठीक है। दोनों की नेचर अलग अलग है। फ्रिक्शन जो वर्क करेगा वो इसको अपोज करेगा, है ना। तो फ्रिक्शन इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है उसको अपोज कर रहा है। तो काइनेटिक एनर्जी को जो चेंज करने वाले हैं वो दो वजह से होगा, एक तो पोटेंशियल एनर्जी भी काइनेटिक एनर्जी को चेंज करेगा, और वर्क डन भी। तो ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इधर आना चाहिए वर्क डन बाय फ्रिक्शन के साथ, और फिर जब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगा, ठीक है। तो ये काइनेटिक एनर्जी, ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इधर ऐड नहीं होगा, ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी किधर आना चाहिए? इस तरफ, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी को चेंज कौन करेगा? जो भी ऑपोजिंग फोर्सेस है, ये जो स्प्रिंग फोर्स है ये भी काइनेटिक एनर्जी को चेंज करेगा, और ये जो फ्रिक्शन है ये भी इसकी काइनेटिक एनर्जी को चेंज करेगा। तो ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी किस तरफ होना चाहिए? इस तरफ होना चाहिए, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ये एक्चुअली वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्सेस है, और ये क्या हो गया? डेल्टा के। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इस थ्योरम को हम बोलते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। तो टोटल वर्क को एक तरफ लिखेंगे और काइनेटिक एनर्जी को एक तरफ लिखेंगे। तो जो पोटेंशियल एनर्जी का चेंज है वो भी वर्क डन होता है, तो वो वर्क डन की तरफ आएगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर है या नहीं बेटा? यस सर। ठीक है, तो आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे। किसकी वैल्यू नहीं पता है इसमें? माइनस कट जाएगा और 2 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, mv स्क्वायर के xm स्क्वायर प्लस म्यू mg इंटू xm। हमें किसको कैलकुलेट करना है? xm की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो ये xm में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, k इंटू xm स्क्वायर प्लस म्यू mg इंटू xm माइनस mv स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो सिर्फ xm नहीं पता है, बाकी सब पता है। कर लोगे इस इक्वेशन को सॉल्व, सबकी वैल्यू डालिए और सॉल्व कर दीजिए। k की वैल्यू हमने फर्स्ट पार्ट में निकाली हुई है। फर्स्ट पार्ट में दे रखी है k की वैल्यू 6.25 इंटू 10⁻³
तो ये हो जाएगा 6.25 इंटू 10⁻³ इंटू xm²। इसको 2 से भी मल्टीप्लाई करना, प्लस 2 म्यू की वैल्यू 0.5 इंटू m 1000 हो जाएगा, g10 इंटू xm माइनस mv²। m हो गया 1000 और v की वैल्यू हो गई 5। ये 10⁻³ 1000 हो गया, ये 1000 और ये 1000, ये कॉमन लेके 0 की तरफ चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 6.25 इंटू xm², ये 1 हो जाएगा, प्लस 10xm माइनस 25 इज इक्वल टू 0। 5 से पूरी इक्वेशन कट जाएगी, ये 1.25 xm² 5 से डिवाइड कर दिया, प्लस 2xm माइनस 5 इज इक्वल टू 0। इसको अगर 4 से मल्टीप्लाई कर दे रहा है तो ये प्लेन हो जाएगी, तो 4 से पूरी मल्टीप्लाइंग बाय 4, ये 5 हो जाएगा, 5xm² प्लस 8xm और 5 5 जा 5 4 जा 20 इज इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए। xm इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। xm इज इक्वल टू माइनस 8 प्लस माइनस 464 डिवाइडेड बाय 10। ठीक है, इसको सॉल्व करिए, xm की वैल्यू आ जाएगी, ड्रॉप कर देंगे, है ना, क्योंकि x से पहले ही माइनस लगाया हुआ है, तो माइनस साइन को ड्रॉप कर देंगे, ये हो जाएगा माइनस 8 √464 डिवाइडेड बाय 10। ठीक है, इसको सॉल्व करिए, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। Question number 6 देखिए। The spring shown in figure has a force constant 24 Newton meter। देखिए एक स्प्रिंग कनेक्टेड है और यहाँ पे एक ब्लॉक है 4 kg का, इसको 10 न्यूटन फोर्स से खींचा जा रहा है। Initially the block is at rest and spring is unstressed. The horizontal surface is frictionless. If a constant horizontal force of 10 Newton is applied on the block, then what is the speed of the block when it has been moved through a distance of 0.5 meter? तो अगर इसको 0.5 मीटर तक, ये जो डिस्टेंस है ये 0.5 मीटर होगी, तो यहाँ पे इसकी स्पीड कितनी होगी, ब्लॉक की स्पीड बतानी है। तो जैसे ही स्पीड आ जाए, स्पीड आ गई, तो इसका क्या मतलब हुआ है, कौन सा लॉ लगेगा इसमें? सर वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक है, तो वर्क एनर्जी थ्योरम लगाइए। ये फोर्स, ये वाला जो फोर्स है, ये इसके ऊपर वर्क करेगा,
तो वो वर्क जब होगा तो क्या क्या चीज बदलेगी उससे? Work done by force plus potential energy is equal to change in kinetic Work done by force is to change. तो वर्क डन बाय फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि गेन पोटेंशियल एनर्जी प्लस गेन इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अब इसमें सारी वैल्यूज पुट करिए तो फोर्स कितना वर्क करेगा? वर्क डन, ये देखो डिस्प्लेसमेंट इसी डायरेक्शन में 0.5 मीटर और फोर्स कांस्टेंट है, तो फोर्स हो जाएगा F इंटू एस, F इंटू एक्स। वैल्यूज पुट कर दीजिए सब। तो F तो हो गया 10 और X हो गया 0.5, हाफ के। स्प्रिंग कांस्टेंट कितना दिया हुआ है? 24 न्यूटन पर मीटर और x की वैल्यू होगी 0.5, हाफ m, मास दे रखा है 4 kg और ये v स्क्वायर आ जाएगा, तो इससे v की वैल्यू निकल आएगी। ये 10 इंटू 0.5 5 हो गया, ये 12 इंटू 0.25 प्लस 2v स्क्वायर, तो ये 1/4 3 हो जाएगा प्लस 2v स्क्वायर, 5 माइनस 3 2 इज इक्वल टू 2v स्क्वायर, तो v स्क्वायर की वैल्यू 1 आ जाएगी, यानी कि v इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड। है ना? तो ये जो इक्वेशन है, दिस इज वर्क एनर्जी थ्योरम। Question number 7. A ball of mass m is dropped from a height h on a platform fixed at the top of a vertical spring. ये एक वर्टिकल स्प्रिंग है और इसके ऊपर एक प्लेटफॉर्म ऐसे अटैच है। एक बॉल है m और इससे इस प्लेटफॉर्म की हाइट दी हुई है h। The platform is depressed by a distance x. What is the spring constant k? तो ये जो प्लेटफॉर्म, जब ये बॉल इसके ऊपर गिरेगी तो ये x हाइट से डिप्रेस हो जाएगा, मतलब ये वाली जो हाइट है वो x है। तो स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू पूछिए कि स्प्रिंग कांस्टेंट कितना होगा, k की वैल्यू बताइए। करो बेटा, इस क्वेश्चन को ट्राई करो जरा। सर ये ऐसे होगा, initial is equal to final plus energy final। बेटा तुम आज कैसे, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है बिल्कुल भी। किस चीज से, कोई नई चीज डिवाइस यूज कर रहे हो क्या? नहीं सर है तो ही। बिल्कुल ऑडिबल नहीं है, सुनाई नहीं दे रहा है कुछ भी। अच्छा कोशिश करो जरा, एक कॉन्सेप्ट बता रहे हो। सर वो ये कह रहा है कि काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। क्या बोला सर उसने? स्पीड तो दी नहीं हुई है बेटा कहीं। करोगे
एनर्जी को यूज करो, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी का जो चेंज होगा वही काइनेटिक एनर्जी का चेंज होगा, है ना। जो काइनेटिक एनर्जी है वो तो पोटेंशियल एनर्जी की वजह से ही बदलेगी। यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे बॉल की पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? mgh। और इस वाले पॉइंट पे कितनी है? ये h नहीं है, ये वाली जो डिस्टेंस है ये हमें नहीं पता, ये वाली डिस्टेंस हो जाएगी mgh प्लस y, है ना। ग्राउंड से लेंगे ना, ये जैसे h है, इस वाली डिस्टेंस को y ले लिया तो ये mgh प्लस y हो गया। तो इसकी जरूरत हमें नहीं है, हम ये देखेंगे कि ये कितना डिस्टेंस फॉल करा है, यहां से लेके यहां तक इसने कितना डिस्टेंस फॉल कर लिया, उससे हम चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेंगे। तो इसमें और इसमें ये फाइनल पोजीशन है, ये इनिशियल पोजीशन है, तो कितनी पोटेंशियल एनर्जी का लॉस हुआ होगा? mgh प्लस x, ये पोटेंशियल एनर्जी का लॉस हो गया, यही काइनेटिक एनर्जी का भी लॉस होगा, है ना। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी 0 है, ये लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी होगा, तो इतनी ये काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी से ही काम चल जाएगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हमने निकाल लिया। अब ये जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है ये क्या करेगा? स्प्रिंग को प्रेस करेगा, तो ये सारी की सारी जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है ये स्प्रिंग को प्रेस करने में वर्क डन के इक्वल होगा, यानी कि हाफ के एक्स स्क्वायर के इक्वल होगा। तो डेल्टा P इज इक्वल टू W हो जाएगा, तो ये हो जाएगा mg इंटू एच प्लस एक्स इज इक्वल टू वर्क डन इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। इसे हमें k की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो 2mg इंटू एच प्लस एक्स इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो 2mg इंटू एच प्लस एक्स और एक्स स्क्वायर को नीचे लेके आ जाएंगे तो ये k की वैल्यू आ जाएगी, तो k हो जाएगा 2mg h प्लस एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। सर अगर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का यूज करें तो फिर भी 0 ही हो जाएगी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी इनिशियल भी 0 और फाइनल भी 0 है। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा? वही बात आ जाएगी ना बेटा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी अगर आप टोटल एनर्जी का चेंज निकालोगे तो वो पोटेंशियल एनर्जी के चेंज के बराबर ही आएगा। यस सर। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी का चेंज ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 8 चेक करिए। A block of mass 2 kg initially at rest is dropped from a height of 1 meter into a vertical spring having force constant 490 Newton meter. Calculate the maximum distance through which the spring will be compressed. तो ये जो 8th क्वेश्चन है ये 7th क्वेश्चन ही है, बस इसमें वैल्यूज दे रखी है, तो इसमें वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो x की वैल्यू से कैलकुलेट करनी, बस इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए। 8th क्वेश्चन भी इसी जैसा है, ये कहता है कि अ ब्लॉक ऑफ मास 2 kg, ये जो मास है ये 2 kg का ब्लॉक हो गया, at rest is dropped from a height of 1 meter into a vertical string. ये 1 मीटर वर्टिकल स्प्रिंग से 1 मीटर की हाइट से इसको उठाया जाता है, having force constant 490 न्यूटन मीटर। इसमें ये जो फोर्स कांस्टेंट है ये 490 न्यूटन पर मीटर दिया हुआ है। Calculate the maximum distance through which the spring will be depressed. x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो ये वाला फॉर्मूला इस पर भी यूज हो जाएगा, x की वैल्यू निकल के आ जाएगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी और सॉल्व करिए, x की वैल्यू निकाल के चेक करिए इधर आंसर।
सॉल्व करिए बेटा, x की वैल्यू निकालो, इस वाली इक्वेशन से ही x की वैल्यू कैलकुलेट कर लो। सर G10 लेना है। हाँ बेटा 10 ले लीजिए जी। आंसर 9.8 के हिसाब से दिया हुआ है, g की वैल्यू 9.8 लीजिए। नाइन पॉइंट एट से आंसर आएगा। माइनस को ड्रॉप कर देंगे। तो ये अप्रोक्सीमेटली 0.326 मीटर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, टू ब्लॉक्स ए एंड बी आर कनेक्टेड टू ईच अदर।
यहाँ पे एक पुली लगी हुई है और इस पुली से स्प्रिंग के साथ एक ब्लॉक कनेक्टेड है। The spring is massless and pulley frictionless. Block B slides over the horizontal top surface. ये जो B ब्लॉक है ये इसके ऊपर स्लाइड करता है। Both with same uniform speed. दोनों की सेम यूनिफॉर्म स्पीड है। इसकी भी यूनिफॉर्म स्पीड है, इसकी भी यूनिफॉर्म स्पीड है। इसका मतलब ये हुआ कि एक्सेलरेशन 0 है। यूनिफॉर्म स्पीड से दोनों मूव कर रहे हैं, इसका मतलब एक्सेलरेशन 0 हो गया। The coefficient of friction between the block is 0.2. ये यहाँ पे जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो 0.2 है और जो स्प्रिंग कांस्टेंट है उसकी वैल्यू दे रखी है 1960 न्यूटन पर मीटर। ये ब्लॉक भी इसके साथ कनेक्टेड है। If mass of block A is 2 kg, इसका मास दे रखा है 2 kg। Calculate the mass of block B, इसका मास कैलकुलेट करना है। एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग और इसकी एनर्जी कैलकुलेट करनी है कि इसकी एनर्जी कितनी होगी। इसका फ्री बॉडी डायग्राम बताइए, इसके ऊपर कौन कौन से फोर्सेस लगेंगे। न्यूटन लॉज ऑफ मोशन को कंसीडर करिए और बताइए कि इस पे टोटल कितने फोर्सेस लगेंगे। गौरव बताओ बेटा कौन कौन से फोर्सेस लगेंगे इसके ऊपर, ब्लॉक बी के ऊपर। सर 3 कौन कौन से। सर एक तो फ्रिक्शनल फोर्स लगी रहा है ये फ्रिक्शन फोर्स लगी और किस तरफ लगेगा। सर ऑपोजिट साइड लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड में ये फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। और हाँ कौन जी सा सर। फोर्स लगेगा। सर ग्रेविटेशनल फोर्स, ये mg। और कौन सा फोर्स लगेगा। और सर नॉर्मल रिएक्शन। और कौन सा फोर्स लगेगा। टेंशन। टेंशन, एक टेंशन भी आएगा इसके ऊपर। हाँ सर टेंशन। तो इसमें कोई इक्वेशन बनेगी क्या। ये फ्रिक्शन का फोर्स, इसकी इक्वेशन बनाइए। ये इसका फ्री बॉडी डायग्राम हो गया, तो इससे क्या इक्वेशन बनेगी। सर T minus friction is equal to 0. T minus friction is equal to 0। 0. ये मास इनटू एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन 0 है तो T minus friction is equal to 0। तो T किसके इक्वल हो गया, फ्रिक्शन के इक्वल। और फ्रिक्शन किसके बराबर होगा, म्यू इनटू नॉर्मल रिएक्शन। और नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर होगा, नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू m इनटू g के बराबर। तो इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, म्यू हो गया 0.2 इनटू mg। ये टेंशन की वैल्यू हो गई। अब देखो यहाँ पे ये टेंशन है तो ये टेंशन इधर भी होगी, ठीक है। ये वाली टेंशन क्योंकि एक स्ट्रिंग है तो ये टेंशन इस टेंशन के बराबर होगी। यस सर। ठीक है। अब यहाँ पे देखो इसका जो वेट है 2g वो नीचे की तरफ आएगा, 2g नीचे की तरफ होगा। तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम देखो, ये यहाँ से इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना दीजिए। तो क्या इक्वेशन बनेगी ए ब्लॉक के लिए, सर 2g minus t is equal to 2। 2g minus t is equal to 2a। a कितना है सर 0, सॉरी। तो 2g minus t is equal to 2 into 0, ये 0 हो गया। तो t की वैल्यू किसके बराबर हो गई, 2g के बराबर। क्या ये दोनों टेंशन इक्वल होगी, यस ये दोनों सर। टेंशन सेम रहेंगे या नहीं।
यस सर। तो ये वाली टेंशन इस वाली टेंशन से इक्वेट कर सकते हैं, तो 0.2 इंटू एम जी किसके बराबर हो जाएगा, 2g के इक्वल हो जाएगा। ये g से g कैंसिल, m इज इक्वल टू 2 अपॉन 0.2, तो 2 अपॉन 0.2 हो गया 10 kg। तो इस वाले ब्लॉक का जो मास है वो 10 kg हो गया। ये पहला पार्ट हो गया। अब मुझे ये बताओ कि इसमें जो एक्सटेंशन है वो किसकी वजह से आएगा, स्प्रिंग के अंदर जो एक्सटेंशन है वो कौन से फोर्स की वजह से आएगा। सर एक ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से या टी की वजह से, क्योंकि ये जो टी है वो इसी की वजह से है। जैसे सपोज करो ये स्प्रिंग है, इसमें कोई टेंशन नहीं होगी, जैसे ही आप इसमें मास लटकाओगे तो इसी मास की वजह से इसमें टेंशन आएगी। तो चाहे तो ये टेंशन की वजह से इसमें एक्सटेंशन आएगा, चाहे कि ये इस वेट की वजह से एक्सटेंशन आएगा, क्योंकि टी 2g के इक्वल है ना। तो एक ही बात है, टी और 2g ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, ये स्प्रिंग को एक्सटेंड करेंगे। ठीक है, तो जो टी है वो 2g के बराबर ही है, तो वेट है इसलिए टेंशन है। तो या तो कहिए कि टेंशन स्प्रिंग को खींचेगा या कहिए वेट स्प्रिंग को खींचेगा, दोनों का मतलब एक ही है। अगर x एक्सटेंशन है तो x की वैल्यू किसके बराबर होगी, मान लीजिए कि ये इसको पुल कर रहा है, तो F इज इक्वल टू के एक्स। तो F तो टेंशन के बराबर हो गया, टेंशन इज इक्वल टू के एक्स। तो टेंशन कितना निकाला है, 2g के बराबर, यानी कि 2 इंटू 9.8 19.6 न्यूटन आ गया। तो ये 19.6 हो गया, और k की वैल्यू कितनी है 960 x, तो 19.6 डिवाइडेड बाय 1960, ये x आ जाएगा, कितना हो जाएगा 1/100 मीटर। ये 1/100 मीटर हो गया, यानी कि 1 सेंटीमीटर। तो जो एक्सटेंशन है वो 1/100 मीटर आ गया। अब पूछा गया है दूसरे पार्ट में, एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग, एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग कितनी हो जाएगी, क्या फॉर्मूला होगा एनर्जी का बताइए। हाफ के एक्स स्क्वायर। तो एनर्जी ऑफ स्प्रिंग हो जाएगा हाफ के एक्स स्क्वायर, इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें, तो के की वैल्यू 1960 हो गई और एक्स स्क्वायर हो जाएगा 1/100 का स्क्वायर, 980 डिवाइड बाय 10,000, 0.098 मीटर आ जाएगा, जूल आ जाएगा। हो गया सर। ठीक है बेटा, ठीक है, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे इसको। Thank एक you, बार sir. और करके पूछते हैं। एक असाइनमेंट और भेजूंगा मैं आपको।